गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, जो कि हमने कल छोड़ा था। आयनों का विलायकीकरण हमने पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है कि और कौन से फैक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टिविटी को वेरी करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो, नेक्स्ट आपका जो फैक्टर है वो है विलायक की विस्कासिता। विस्कासिता आप लोग जानते हो कि लिक्विड्स के बहने की प्रॉपर्टी होती है, फ्लो की प्रॉपर्टी होती है। जो लिक्विड जितना ज़्यादा डेंस होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो लिक्विड जितना कम डेंस होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही कम होगी। विलायक की विस्कासिता विलायक विलयन अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। यह आकर्षण जितना अधिक होता है विलायक की विस्कासिता उतनी ही अधिक होती है, जो चालकता को कम करती है। तो जिस विलयन की विस्कासिता जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी चालकता उतनी ही कम होगी। जैसे कि चाशनी की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा गाढ़ी होती है और पानी जो होता है वो पतला होता है। ठीक है, तो अगर आप चाशनी में नमक घोल के बनाओगे तो उसकी कंडक्टिविटी लो आएगी, लेकिन वाटर के अंदर अगर आप सॉल्ट को सॉल्यूबल करके बनाओगे तो उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बच्चों ज़्यादा आएगी। इसके बाद में है विलयन की सांद्रता। अब विलयन की सांद्रता आपको पता ही है बच्चों कि यहाँ पे हम विद्युत अपघट्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो विद्युत का प्रवाह है वो आयनों के कारण है, मतलब आयन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही विद्युत का प्रवाह ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं विद्युत अपघट्य। विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसकी चालकता उतनी ही कम होती है। तनुता बढ़ाने के साथ साथ वियोजन की मात्रा बढ़ती है और जिससे अपघट्य विलयन की चालकता बढ़ती है। अब क्या होता है बच्चों, देखो कि अगर सांद्रता आप ज़्यादा रखोगे तो जो सॉल्यूट है आपका वो सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, और आयन कम होंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप उसका डाइल्यूशन करोगे वैसे वैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व होगा और उसके आयंस भी उतने ही ज़्यादा होंगे और कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है, आपकी चालकता है, वो कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली का मतलब है व्युत्क्रमानुपाती। ओके, मतलब कि अगर चालकता बढ़ेगी तो तन्यता भी क्या होगी, तनुता बढ़ेगी और चालकता बढ़ेगी। और अगर कंसंट्रेशन बढ़ती है ना, सांद्रता बढ़ती है, तो चालकता घटती है। आगे चलते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव बच्चों आप लोगों ने पहले पढ़ा ही है। आई डोंट थिंक कि मुझे इसे एक्सप्लेन करने की नीड है कि जब हम किसी विलयन को गर्म करते हैं बच्चों तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी मूवमेंट बढ़ेगी। मूवमेंट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी भी कैसी होगी, बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। तो चालकता के लिए अगर हम ताप की बात करें बच्चों तो चालकता के लिए जो ताप होगा, ठीक है, वो उसके समानुपाती है। ठीक है ना, समानुपाती है, मतलब कि चालकता आप जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉरी ताप जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे बच्चों चालकता भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, सिंपल है। तो हमने यहाँ पे कुछ फैक्टर पढ़े बच्चों जो कि चालकता को प्रभावित करते हैं। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं विद्युत अपघटनीय सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। और इसके आधार पर हम देखेंगे कि फैराडे के नियम कौन कौन से हैं। विद्युत अपघटनीय पराक्रम में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा के व्यय में रासायनिक ऊर्जा पराक्रम संपन्न होते हैं। ऐसे पराक्रम जिन युक्तियों में संपन्न होते हैं उन्हें विद्युत अपघटनीय सेल कहा जाता है। ओके बच्चों, देखो यहाँ पे दो तरह के सेलों के बारे में आप पढ़ोगे, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है, चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है और विद्युत अपघटनीय सेल क्या है। स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। सबसे पहले देखो मैं आपको बता रहा हूँ जो सेल है आपके वो है विद्युत अपघटनीय सेल।
ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैंने लिखा ऐसे सेल जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक प्रक्रिया संपन्न हो वह विद्युत अपघटनीय सेल कहलाते हैं। ठीक है, तो पहले बच्चों मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में, फिर विद्युत रासायनिक सेलों के बारे में। ठीक है, तो ये तो थी आपकी बात विद्युत अपघटनीय सेलों की। ओके, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखना कि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे, मतलब हम लोग ऊर्जा देंगे, तब जाके रासायनिक अभिक्रिया होगी, अपने आप रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। मतलब कि ऐसे पराक्रम, ये ऐसा पराक्रम है जिसके लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा की जो वैल्यू होगी, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू, वो डेल्टा जी की वैल्यू वो 0 से कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू, सॉरी इसकी एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो हाँ, इनके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है या फिर धनात्मक होती है। मतलब कि अभिक्रिया कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनके लिए गिब्स फ्री ऊर्जा जो होगी, है ना, गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होती है वो होगी हमारे लिए पॉजिटिव में। तो हम कह सकते हैं इनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो होती है ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बात हम कह सकते हैं कि भाई हमने इसको ऊर्जा दी है, अगर आप नहीं दोगे तो इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। समझ गए? तो ये एक बात है विद्युत अपघटनीय सेलों की बच्चों, कि अगर विद्युत अपघटनीय सेलों की हम बात करें तो इनमें अगर हमें प्रोसेस को करवाना है, या अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो है प्रोसेस हो, ठीक है, अभिक्रिया आगे चले, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव में होती है। ठीक है, धनात्मक होती है हिंदी में कहें तो। अगर हम आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखना, अब मैं आपको बताता हूं विद्युत रासायनिक सेल कौन से होते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखी है आपकी विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा कि विद्युत रासायनिक सेल कौन से होते हैं। ऐसे सेल जिनमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ऐसे उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। वहां पे हमने क्या किया था बच्चों, विद्युत धारा हमने दी थी और रासायनिक प्रक्रिया हो रही थी। यहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया अपने आप होगी और हमें विद्युत धारा मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे जो सेल होंगे जिनमें रासायनिक प्रक्रिया अपने आप होगी और हमें विद्युत धारा मिलेगी, तो इन सेलों को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, पहला हमने देखा विद्युत अपघटनीय सेल, है ना, और ये है विद्युत रासायनिक सेल। अब इनके लिए हम डेल्टा जी की अगर बात करें, गिब्स फ्री एनर्जी की, तो इनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, लेस देन 0, मतलब कि नेगेटिव। तो ये प्रोसेस कैसा होगा आपका, स्वतः पराक्रम। जब भी तो अपने आप केमिकल रिएक्शन चलेगी और हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है आपका ये कैसा है, स्वतः पराक्रम है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः पराक्रम है। ठीक है, अब ये कब होगा, हमें पता है कि स्वतः पराक्रम जब होता है जब हमारे डेल्टा जी की वैल्यू ऋणात्मक होती है, यानी कि नेगेटिव में होती है। ठीक है, तभी हमारा पराक्रम स्वतः पराक्रम होता है। तो इन सेलों के लिए हम कह सकते हैं कि जो पराक्रम है हमारा वो स्वतः पराक्रम है। अब चलो बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की।
ओके, अब देखना बच्चों, यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, है ना, समझाऊंगा इसे कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बीकर, इस बीकर के अंदर बच्चों हमने क्या फिल कर दिया, थोड़े अमाउंट में वाटर फिल कर दिया। इस बीकर के अंदर हमने थोड़े अमाउंट में क्या फिल कर दिया बच्चों, वाटर फिल कर दिया। ठीक है, अब इसमें हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा है। इलेक्ट्रोलाइट जो हमने ऐड करा है बच्चों यहाँ पे, वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट NaCl। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है आपका, NaCl हमने यहाँ पे ऐड करा है। ओके, NaCl, ठीक है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट अब हमने इसमें क्या करा बच्चों, एक तरफ तो लगा दिया कैथोड, इसमें हमने एक तरफ लगा दिया कैथोड और एक तरफ लगा देंगे हम इसके अंदर एनोड। ठीक है, अब एक वायर हम एनोड से कनेक्ट कर देंगे और एक वायर हम कनेक्ट कर देंगे बच्चों कैथोड से। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका कैथोड होगा वो आपका नेगेटिव चार्ज होगा, जो कैथोड होगा वो आपका कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये आपका कैथोड है। वैसे तो बोलते हैं कि कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें हमारा कैथोड कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। इसका रीज़न मैं बताऊंगा कि नेगेटिव क्यों होता है। और जो हमारा एनोड है ये आपका चार्ज होगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, ये कैसा होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज एनोड होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, एनोड। और इन दोनों वायर को हम यहाँ से लाके कनेक्ट कर देंगे बैटरी से। ठीक है, इन दोनों वायर को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे बैटरी से। कैथोड को कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ओके, तो जब आप इसे कनेक्ट कर देते हो बैटरी को, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से, तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो NaCl था ये वाटर के अंदर डिजोल्व है, इलेक्ट्रोलाइट था वाटर के अंदर डिजोल्व है, मतलब कि NaCl के हमको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे आयन मिल जाएंगे। एक मिलेगा Na प्लस और एक मिलेगा Cl माइनस, ये दोनों आयन इसके अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं शो करता हूँ, देखो यहाँ पे आप लोग, मैं Na को तो शो कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पे ब्लू से, ठीक है, Na प्लस को शो कर रहा हूँ इस डार्क ब्लू से, है ना। और जो आपका दूसरा वाला है इसको मैं शो कर रहा हूँ आपके ये पैरेट ग्रीन से। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका, ये समझो कुछ आयन पड़े हैं यहाँ पे Cl माइनस के और कुछ पड़े हैं यहाँ पे हमारे कौन से वाले, Na के आयन। ओके, चलो Na के आयन भी रख देते हैं हम यहाँ पे, ये Na के आयन, क्लियर है। तो Na के आयन हो गए और Cl के आयन हो गए। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कराते हैं तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं बच्चों कि जो Na है आपका ये पॉजिटिवली चार्ज है, जो आपका Na है वो कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या होगा कि जो आपका Na है ये पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, सॉरी कैथोड की तरफ जाएगा, है ना। अब जैसा मैंने आपको बताया कि एनोड को, सॉरी कैथोड को हमने यहाँ पे क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। वो इसीलिए लिया है क्योंकि जो कैटायन होता है वो कैथोड पर आता है। अब वो तभी आएगा जब वो नेगेटिवली चार्ज होगा, इसलिए हमने यहाँ पे कैथोड को कैसा लिया बच्चों, नेगेटिव लिया। तो ये Na का जो मूवमेंट होगा वो होगा इसकी तरफ, और जो Cl का मूवमेंट होगा वो होगा एनोड की तरफ। मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करते हैं बच्चों, तो उसके अंदर जो आयन प्रेजेंट होते हैं उनका मूवमेंट अपने ऑपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। ठीक है, तो Na यहाँ पे जाएगा और Cl यहाँ पे जाएगा। अब क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी बच्चों, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। Cl जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो Cl यहाँ पे आएगा। एक Cl सपोज करो यहाँ पे 2Cl आए, 2Cl माइनस क्या है, इन्होंने क्या किया,
2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और बना लिया Cl2। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और बना लिया Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गए, है ना। अब जो Na होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। Na क्या करेगा, हमारा कैथोड पर जाएगा और कैथोड पर जैसे ही ये जाएगा, है ना, तो यहाँ पे 2Na कैथोड पर आएगा। 2Na कैथोड पर आया, 2Na कैथोड पर आएगा प्लस ये आपका 2Na तो कैथोड पर आएगा, इसके संग में ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ पे आएंगे Na के संग में और इन इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा 2Na प्लस। जब ये इलेक्ट्रॉनों को कंसीडर मतलब ले लेगा तो ये Na से बन जाएगा, एक्वस फॉर्म से आ जाएगा अपनी ये सॉलिड फॉर्म में, मेटल की फॉर्म में, ठीक है। तो कैथोड पर तो आपका Na डिपॉजिट हो जाता है और यहाँ से बबल बन के Cl2 रिलीज हो जाती है जो कि क्लोरीन गैस है, ठीक है। तो ये इसकी ऑल ओवर रिएक्शन है। यहाँ पे आपने देखा कि विद्युत धारा हमने दी है बाहर से, ये जो बैटरी हमने लगाई है ये सोर्स ऑफ करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत धारा हमने दी है, इसलिए किस तरह का सेल है, विद्युत अपघटनीय सेल है, ना कि विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। तो इस पूरे पराक्रम में आपके Cl बनी और क्या बना, Na बना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली कि चलो इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन हुई, Cl2 बना है और Na बना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि कितने अमाउंट में सब्सटेंस रिलीज होंगे। मतलब हमने एक समझो कि 1 कूलाम इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास आउट कराया या 2 कूलाम कराया, तो कितने अमाउंट में हमारे पास Cl बनेगा और कितने अमाउंट में हमारे पास Na बनेगा। इसके रिगार्डिंग में जो माइकल फेराडे थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने लॉ कंसीडर किए, उनको हम कहते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन के नियम या फिर फेराडे के नियम। और उनको बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने आपको विद्युत अपघटनी सेल बताया है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से विद्युत रासायनिक सेल कार्य करता है ना। अभी तो हमने विद्युत अपघटनी सेल के बारे में देखा, इसकी रिएक्शन देखी कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। विद्युत अपघटनी और रासायनिक सेल के बारे में मैंने जनरल आपको डिस्क्रिप्शन दिया। अगले लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे कि फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, फेराडे का सेकंड लॉ क्या है। फेराडे का फर्स्ट लॉ यही है, हमें बताता है कि भाई कितने अमाउंट में सब्सटेंस आपका डिपॉजिट होगा कैथोड पर और एनोड पर जब आप किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज को किसी इलेक्ट्रोलाइट के विलयन से पास आउट करोगे। ओके बच्चों, आज के लिए थैंक यू। लेक्चर पूरा होता है।